सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम करने वाले हैं यूपी टेट का सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बताएंगे बच्चे की वृद्धि जो है किससे संबंधित है, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या फिर भावनात्मक विकास से। बच्चे की वृद्धि जो होती है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है, वृद्धि, है ना। और जैसे कि उदाहरण के लिए वृद्धि के बारे में बात करते हैं, आकार में परिवर्तन हो गया, संरचना में वृद्धि हो गई, तो वृद्धि जो है वो आकार और संरचना में परिवर्तन, है ना। ठीक है, आकार एवं संरचना में परिवर्तन होता है। ठीक है, आकार एवं संरचना में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए बताएंगे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए या रोक देना चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए, नहीं, अनुमति देनी चाहिए। प्रेरित करना चाहिए, जी हाँ। बच्चे को क्यूरियोसिटी होगी तभी तो क्वेश्चन पूछेगा ना, तभी तो पढ़ पाएगा, तो इसीलिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए और रोकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है। बताएंगे कौन सी भूमिका नहीं है। शिक्षक को अधिगम निःशक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पूछ रहा है कि भूमिका नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है। तो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जी हाँ। बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको बैठाना चाहिए, हाँ। अगर कोई बच्चा निःशक्त है यानी कि वीक है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे करके हमें पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसकी ज़रूरत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत हो जाएगा और यही हमसे पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा डिसलेक्सिया। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में बताएंगे किस प्रकार की कठिनाई होती है, बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने में या फिर खड़े होने में। तो डिसलेक्सिया होता है हमारा पढ़ने में कठिनाई। अगर किसी शब्द को पढ़ने में कठिनाई आ रही है तो वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। ऐसे ही एक डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया, जो कि होता है लिखने में कठिनाई, है ना। जिसको लिखने में दिक्कत आती है उसको डिस्ग्राफिया होता है, लिखने में कठिनाई। डिस्कैलकुलिया होता है, एक होता है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया होता है जिसमें गणित सॉल्व करने में जिसको कठिनाई आती है, गणित से संबंधित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। बताएंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर ने, स्पीयरमैन ने, गोलमैन ने या फिर जॉन मेयर ने। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, है ना। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है। कौन कौन सी है? 8 प्रकार के नाम एक बार जान लेते हैं। शारीरिक गतिक, संगीत लयबद्ध, तार्किक गणितीय, शाब्दिक भाषा ज्ञान, पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक और दृश्य स्थानिक। तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो बताएंगे विकास की किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो ये कहा है आपका बाल्यावस्था को। ठीक है, किसको कहा है? बाल्यावस्था को। तो ये तो याद करने वाले ही क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन तो आपको रटने ही पड़ते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो बताएंगे कौन सा संशोधन हुआ था, 22वां, 25वां, 86वां या फिर 52वां। तो संविधान का 86वें संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 के द्वारा जो है एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था। कौन सा? 21A नया आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसमें बच्चों को बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उसको जो है एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। बताएंगे विकास कभी जो है ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है। ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का, अंतःक्रिया का या फिर अंत संबंध का सिद्धांत। तो जो कभी ना समाप्त होगी वो लगातार चलेगी, यानी कि वो निरंतर चलेगी। तो ये जो प्रक्रिया है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, एक सेकंड रुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है
अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये मिलान का क्वेश्चन है। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच करना है हमने कि कौन सी थ्योरी किसने, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, है ना। तो मिलाएंगे। एनिमल इंटेलिजेंस किसने बताया था, तो क्या कहते हैं, पशु व्यवहार के बारे में किसने बताया था, थॉर्नडाइक ने। तो ये 1 का हो जाएगा 3। तो ए का 3 तो पहले वाले में ही है, तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आंसर लगा सकते हैं। फिर भी हम एक बार आगे पढ़ लेंगे, है ना, से ज़रूरत तो नहीं है, तो यही हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे। सेकंड है पुनर्बलन की अनुसूची। पुनर्बलन की अनुसूची जो है हमारे स्किनर ने दी थी। सारगर्भिता का जो नियम है वो आपका दिया था गेस्टॉल्ट ने। अनुकूलन के जो है पियाजे ने दी थी थ्योरी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उत्पत्ति नहीं होती। यह कथन किसका है। देखिए कथन वाले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन, तो एक क्लास हम स्पेशली करेंगे कथन की, है ना। तो ये जो कथन है आपका ये रॉस का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। रॉस मतलब इनका नाम था ली रॉस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो बताएंगे माइक्रो टीचिंग में कितना टाइम लगता है। माइक्रो टीचिंग में हमें टाइम लगने वाला है, बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है माइक्रो टीचिंग के बारे में। 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट या फिर 45 मिनट। तो माइक्रो टीचिंग में आपका टाइम लगता है वो है 36 मिनट, ठीक है। तो इसमें 6 चरण होते हैं, 6-6 मिनट के। जो टीचिंग होती है वो 6 मिनट की होती है, प्रतिपुष्टि भी 6 मिनट की होती है, पुनः पाठ योजना 12 मिनट की होती है, फिर पुनः शिक्षण जो है आपका 6 मिनट का होता है, और पुनः प्रतिपुष्टि जो है वो भी 6 मिनट की होती है। तो टोटल टाइम आपका हो जाता है 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, और सबसे जो फेमस क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, क्रोध व विरोध की अवस्था है। बताएंगे कि ये कथन किसका है। ये कथन कम से कम 20 एग्जाम में आया है, तो सभी को पता है स्टैनले हॉल का कथन है। इन्होंने जो है किशोरावस्था को एक संघर्ष, तनाव, क्रोध, तूफान की अवस्था बताया है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक्स के नाम भी आपको याद ही करने पड़ेंगे। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी बुक है। आई.वी. पॉवलोव, B.F. स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक या फिर R.M. गेने। तो ये जो बुक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये R.M. गेने की बुक है ना। बात करते हैं पावलोव की बुक के बारे में, तो इनकी बुक है कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। लिख देते हैं एक बार, आप याद कर लेना, कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। B.F. स्किनर की जो बुक है आपकी वर्बल बिहेवियर, B.F. स्किनर की बुक है वर्बल बिहेवियर, और थॉर्नडाइक की बुक है आपकी एनिमल इंटेलिजेंस। तीनों ही बुक के नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ही इनको मार्क करेंगे, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, कब से होता है। बताएंगे मानव विकास का प्रारंभ शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। बताएंगे कब से होता है। शैशवावस्था से नहीं, पूर्व बाल्यावस्था से नहीं, मानव का विकास तो गर्भावस्था से ही होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों की संरचना में कौन सा वाक्य विन्यास महत्वपूर्ण है। बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण है। योजना, अन्वेषण, सामान्यीकरण या फिर प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बताएंगे, ये भी कथन है आपका। ये कथन वाले जो हैं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे, है ना। कथन वाले क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। तो अभिप्रेरणा का वृत्ति सिद्धांत, अब हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि वृत्ति जो है हम मैकडूगल, जहाँ पर भी आप वृत्ति दिखेगा आपको मैकडूगल से आप कनेक्ट कर देंगे। मैकडूगल ने 14 प्रकार की आपकी वृत्ति बताई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का सीखना सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। कब होगा बच्चों का सीखना प्रभावशाली। बताएंगे, शिक्षक सीखने की प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा और बच्चों को निष्क्रिय रखेगा। बच्चे को हमें निष्क्रिय रखना ही नहीं है। जहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड आएगा आप
ऑप्शन को जो है एलिमिनेट कर देंगे। बच्चों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र का विकास होगा। जी हाँ, बच्चों का सभी क्षेत्र का विकास होना ज़रूरी है, तभी जो है बच्चे सीख पाएंगे। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कौशलता पर ही जोर होगा। नहीं, जहाँ पर ये ही वाला वर्ड आ जाए इसको हम नेगेटिव मानेंगे, है ना। किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट पर हम फोकस ज़्यादा जोर नहीं दे सकते हैं। शिक्षण प्रणाली जो है वो एक तंत्रीय होगी। जी नहीं, एक तंत्रीय नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। बताएंगे समस्या समाधान का पहला चरण कौन सा होने वाला है। परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का परीक्षण। सबसे पहले आपको समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, जब आपको समस्या की पहचान होगी। तो सबसे पहले पहला चरण क्या है हमारा, समस्या की पहचान, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आंकड़ा संग्रहण, फिर हम जो है डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम परिकल्पना तैयार करेंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे समस्या समाधान के चरण हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फिर से एक मिलान वाला क्वेश्चन है। आपको मैचिंग करना है कि कौन सा प्रतिमान कौन से जो है आपके दिया था, कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। वैज्ञानिक कह सकते हैं, है ना, ब्रूनर, आसुबेल, ग्लेजर या फिर गार्डन। तो जेरोम ब्रूनर का है आपका संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। जेरोम ब्रूनर यानी कि 1 का हो जाएगा 4, तो ए का 4 जो है वो सेकंड ऑप्शन में दिया है। आसुबेल ने दिया था आपका अग्रिम संगठन शिक्षा प्रतिमान। ग्लेजर का है आपका साइनेटिक शिक्षा प्रतिमान, और गार्डन का है आपका आधारभूत शिक्षा प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। बताएंगे, फिर से एक कथन वाला क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हैं, कथन वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दिया गया है, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है। तो उसको बताएंगे व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन, तो ये कथन है आपका गिलफोर्ड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। बताएंगे अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है। 3 प्रकार के वक्र होते हैं अधिगम के। कितने वक्र होते हैं, 3। इसमें तो 4 नाम दिए हैं, तो एक तो वैसे भी हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला होता है हमारा नतोदर वक्र, ये होता है ना। उन्नतोदर ये वाला उत्तल वक्र भी होता है हमारे पास, और मिश्रित भी होता है। लंबवत कोई वक्र नहीं होता है। ठीक है, अधिगम का लंबवत वक्र नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। बताएंगे, जो बीएस ब्लूम यानी कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी, उन्होंने क्या कहते हैं, अपने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, कॉग्निटिव उनका जो था, उनसे उन्होंने थ्योरी दी थी। तो बताएंगे कि उससे कौन सा संबंधित नहीं है। तो 6 पक्ष उन्होंने बताए थे, ज्ञान था, अनुप्रयोग था, बोध था, है ना। तो ये अनुमूल्यन जो है उसमें नहीं था, है ना। ब्लूम के जो 3 डोमेन बताए थे उन्होंने, उसमें कॉग्निटिव डोमेन में आपका अनुमूल्यन नहीं है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉरिसन ने अपने शिक्षण प्रतिमान में 5 चरणों को बोध के स्तर पर वर्णित किया है, जो कि हैं। बताएंगे, जो 5 चरण दिए हैं मॉरिसन ने, उनमें से कौन से हैं। उनका जो क्रम है वो हमें बताना है कि पहला कौन सा क्रम है। तो सबसे पहले हम अन्वेषण करेंगे, यानी कि खोज करेंगे, ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो लगाएंगे पहला दूसरा, यानी कि पहला दूसरा, पहले का दूसरा, तो बी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आत्मसातकरण करेंगे, यानी कि, ठीक है, उसके बाद फिर हम व्यवस्था करेंगे, ये 4 वाला हो जाएगा। और उसके बाद हम लास्ट में जो है अनुवाचन करेंगे। ठीक है, तो जो क्रम बनेगा वो बनेगा आपका 2, 1, 4, 3, 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। बताएंगे, कौन सा चरण जो है वो ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। संक्रियात्मक चरण जी होता है, प्रतिबिंबात्मक भी होता है, संकेतात्मक भी होता है, लेकिन अंतः प्रज्ञात्मक चरण नहीं होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये तो आज की क्लास का सबसे ईजी क्वेश्चन होने वाला है, ये तो सभी को पता होगा जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो कौन सा सिद्धांत है जिसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बताएंगे,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जी हाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको BF स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? BF स्किनर ने, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? बताएंगे कौन से कौशल में जो है हमें पूर्व ज्ञान का हमारा परीक्षण होता है, यानी कि हमने जो पहले से पढ़ रखा है उसके बारे में हम बताते हैं। प्रदर्शन कौशल, प्रस्तुति कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या फिर समापन कौशल। तो प्रस्तुति कौशल में जब अब टीचर प्रस्तुति करता है जा करके तो पूर्व ज्ञान से संबंधित जो है क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुति कौशल हमारा पूर्व ज्ञान के परीक्षण में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन क्या होता है बताएंगे? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। नहीं, अवरोधन क्या रहता है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में अगर बच्चा रह रहा है तो उसे जो है पास करने में दिक्कत होती है। एक कक्षा को वो पास नहीं कर पा रहा है तो उसे अवरोधन की स्थिति मानी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? बताएंगे अधिगम सिद्धांत किसने नहीं दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है, स्किनर ने भी दिया है, कोहलर ने भी दिया है, लेकिन BS ब्लूम ने अपनी ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है, जो है उसको वर्गीकरण दिया है, अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्याग्रस्त पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बताएंगे क्या करना चाहिए? अगर छात्र को कोई समस्या है और टीचर ने उसको देख लिया है तो टीचर क्या करेगा? बच्चे को तत्काल घर वापस भेजना चाहिए? नहीं, घर भेजना कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है। बच्चे को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, बच्चे को दंड तो दे ही नहीं सकते हैं, बच्चे को परामर्श प्रदान करेंगे, यानी कि बच्चे से उसकी समस्या पूछेंगे फिर उसको सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो है किससे संबंधित हैं? छात्रों के मानसिक विकास से, शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के व्यावसायिक विकास से नहीं, छात्रों के सर्वांगीण विकास से जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस स्लाइड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दें ज़रूर, है ना। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CDP के पार्ट 3 के साथ। CTET की तैयारी करने के लिए या फिर किसी भी VPSC की तैयारी करने के लिए जुड़े रहें प्रिंसी की पाठशाला में। थैंक यू सो मच।